तो आप लोग सभी तैयार 30 डेज 30 मिनट्स चैलेंज के लिए? तो चलो कॉम्प्रिहेंशन शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं. इन इट्स मच अवेटेड recommendations which were also tabled on Sunday, the 16th Finance Commission, as anticipated, has recommended that the vertical devolution ratio, the state's share in the divisible pool of central taxes, be retained at 41% for the period 2026 to 31. 16th फाइनेंशियल कमीशन की रिकमेंडेशंस, जिनका काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था, को भी संडे को ही सार्वजनिक किया गया, गवर्नमेंट को सौंपा गया. और जो इसमें एक्सपेक्टेड था, एस्टिमेटेड था, वही रिकमेंडेशंस आई हैं. क्या एक्सपेक्टेड था कि वर्टिकल डिवोल्यूशन रेशियो, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जितनी आय होती है उसमें से कितना परसेंट उसे स्टेट्स को देना है, को 41% देना जारी रखा जाए या मेंटेन किया जाए 2026 से लेके 31 तक के पीरियड में. सो बेसिकली देखो, वर्टिकल डिवोल्यूशन रेशियो को यहाँ ऑथर ने एक्सप्लेन भी कर दिया है. सेंट्रल गवर्नमेंट को जो आय होती है टैक्सेस के जरिए से, उसे या उसमें से कितना स्टेट्स को शेयर करना है, उसी को बोलते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन रेशियो. ठीक है. अब देखो, अगर सेंटर को मान लीजिए 100 रुपीज इनकम हो रही है टैक्स के लगाने से, तो इसे वर्टिकल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ऊपर से नीचे वर्टिकली ये डिफरेंट स्टेट्स के बीच में बांटा जाना है. ठीक है. Here lie the 28 states. इसीलिए इसे वर्टिकल डिवोल्यूशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, और रेशियो का मतलब होता है अगर 100 रुपीज इनकम हो रही है तो उसमें से 41% स्टेट्स के बीच में बांटना है, तो रेशियो क्या हो गया बच्चों? 100:41. यहाँ पर 100 टोटल था तो इसे हम 59 कह सकते हैं. ठीक है. तो सेंटर और स्टेट के बीच में जो रेशियो हो गया वो कितना हो गया? 59:41 का. और ये कह रही है कि इसे जारी रखा जाए, मेंटेन किया जाए, यानी पहले भी ये इतना ही था. और एक और चीज यहाँ पर कही गई है, ऑल्सो टेबल्ड ऑन संडे, मतलब संडे को कुछ और भी हुआ था. क्या हुआ था? द बजट वॉज प्रेजेंटेड ऑन 1 February, दैट वॉज ऑन संडे. क्लियर हो गई सारी चीजें. देखो, वर्टिकल डिवोल्यूशन में आपको बता चुकी हूँ, द परसेंटेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू दैट इज शेयर्ड विद द स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स के जरिए जितनी भी आय होती है उसको, उसमें से जितना वो स्टेट गवर्नमेंट को दे देता है, वही वर्टिकल डिवोल्यूशन रेशियो होता है. एंटिसिपेटेड का मतलब होता है जो आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, आने वाले फ्यूचर को आप फोरसी कर पा रहे हैं, फॉरकास्ट कर पा रहे हैं. रिटेन का मतलब मेंटेन करना, बना के रखना, जारी रखना, कंटिन्यू करना, होल्ड ऑन करना. स्टेट्स वांट दिस टू बी 50%, लेकिन स्टेट चाहते थे कि उनको 50 रुपीज मिले, यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच में 50-50 का रेशियो हो. दिस इज डिस्पाइट द कमीशन एक्नॉलेजिंग द टाइटनिंग फिस्कल स्पेस स्टेट्स फेस अंडर द GST framework. At that, the growing mismatch between expenditure responsibilities and assured revenues has increasingly left them with recourse to market borrowings as the principal adjustment mechanism. अब ये कह रहे हैं एडिटर कि फाइनेंस कमीशन ने ये जानते बूझते हुए, ये स्वीकार करते हुए भी कि GST फ्रेमवर्क के लागू हो जाने के बाद स्टेट्स का जो फिस्कल स्पेस है वो और ज़्यादा कड़ा हो गया है, या कहने का मतलब है कि जो फाइनेंसेस थे वो और ज़्यादा कम हो गए हैं. कमीशन ने ये जानते बूझते हुए और ये जानते हुए कि किस तरीके से स्टेट्स अपने एक्सपेंडिचर और रेवेन्यूज़ के बीच में मिसमैच को कम करने के लिए मार्केट से ऋण लेने पर ज़्यादा निर्भर होने लगे हैं. एज अ प्रिंसिपल एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, मतलब एक्सपेंडिचर और इनकम के बीच में जो गैप है उसको कम करने के लिए मार्केट से उधार लेने पर ज़्यादा लग गए हैं. ये सब जानते हुए भी रिकमेंडेशंस जो दी हैं वो क्या दी हैं? 59:41 का रेशियो उन्होंने बताया. ठीक है. एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब ये है
कि स्टेट गवर्नमेंट के कुछ दायित्व हैं, उनको पूरा करने के लिए उसे जो एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। एंड अश्योर्ड रेवेन्यूज का मतलब है फिक्स्ड, श्योर शॉट, जो स्टेट गवर्नमेंट्स को पता है कि भैया इस जगह से तो मुझे आय होगी ही होगी। उन दोनों के बीच में मिसमैच है, वो लगातार बढ़ रहा है। क्लियर हो गया। और उस मिसमैच को पूरा करने के लिए स्टेट्स को अब मार्केट से पैसा, कर्ज लेना पड़ रहा है, इसका सहारा लेना पड़ रहा है। ठीक है। सो एक्नॉलेज का मतलब आपको पता चल गया होगा। एक्नॉलेज का मतलब होता है एडमिट करना, कन्फेस करना, मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना। ठीक है। और रिकोर्स का मतलब होता है द ओनली रिकोर्स, मतलब ओनली ऑप्शन। रिकोर्स, कोर्स मतलब रास्ता। ठीक है। कोर्स बोलते हैं रास्ते को। प्रिडिक्टेबल, predictably several states have criticized the projected devolution for the coming fiscal. So इसमें आप कुछ फैक्चुअल नहीं है, यह आसानी से भविष्यवाणी की जा सकती है कि बहुत सारे स्टेट्स हैं जो इस डेवोल्यूशन को यानी शेयरिंग ऑफ फंड्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स को की आलोचना कर रहे हैं आने वाले फिस्कल में यानी फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन हैव आल्सो कॉशियसली वेलकम्ड अ ट्वीक इन द हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन फॉर्मूला। लेकिन रिकमेंडेशन ने जो टैक्सेस से होने वाली आमदनी को किस तरीके से हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसका बहुत सावधानी पूर्वक स्वागत किया है। सो देखो, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला का मतलब हो गया कि सेंटर के पास जो 59 रुपीज बचेंगे उसको किस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट्स और स्कीम्स में बांटेगा। डिफेंस में, एग्रीकल्चर में, टेक्सटाइल में, कोल में, रेलवेज में। ठीक है। और इस तरीके से हॉरिजॉन्टल का मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स हैं उनके बीच में वो कैसे बांटेगा। तो सेंटर ने हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन का वेलकम किया है कॉशियसली। कॉशियसली का मतलब सावधानी पूर्वक। The FC16 has reworked the earlier tax effort criterion into a broader contribution to GDP measure and raised its weight sharply from 2.5% under the Finance Commission 15 to 10%. अब ये बोल रहे हैं कि जो फाइनेंस कमीशन 16 या 16 फाइनेंस कमीशन है, इसने रीवर्क किया है, मतलब दोबारा से ये फॉर्मूला बनाया है या दोबारा से जो चीज़ उसने कर रखी थी उसमें रिवीजन किया है, एडिशन किया है, मॉडिफिकेशन किया है। पहले उसने क्या कहा था कि स्टेट्स जितना टैक्स से कमाई कर पाएंगे वो एक क्राइटेरियन होगा। ठीक है। लेकिन अब उसने क्या किया है, अब उसने ये कहा है कि कोई स्टेट जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है वो अब क्राइटेरिया होगा। किस चीज के लिए, कि उसे सेंटर से कितना पैसा मिलेगा, इसी की बात कर रहे थे हम, है ना। मेजर एंड रेज इट्स वेट शार्पली, और इसलिए स्टेट्स का जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है उसका जो वेट है वो शार्पली बढ़ गया है। 2.5% अंडर द फ्रॉम 2.5% अंडर द फाइनेंस कमीशन 15 में जो रिकमेंडेशन दी गई थी कि स्टेट्स सेंटर या कंट्री की जीडीपी में जितना कंट्रीब्यूट करेंगे उसे हम सिर्फ 2.5% वेट देंगे, लेकिन फाइनेंस कमीशन 16 ने इस वेट को बढ़ाकर 10% कर दिया है। तो इस बात से हमें क्या समझ में आता है कि पहले ये कहा गया था कि स्टेट्स जितनी टैक्स को कलेक्ट करेंगे उसके बेसिस पर उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड मिलेगा, शेयर मिलेगा। लेकिन अभी क्या कहा गया, अभी ये कहा गया है कि जितना ज्यादा आप जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करेंगे उसके बेसिस पे सेंटर आपको फंड देगी। ठीक है। और फाइनेंस कमीशन 15 की रिकमेंडेशन जो थी 2.5% थी कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन को 2.5% वेट दो, लेकिन अभी बढ़कर वो 10% हो गई है। क्लियर हो गया। प्रिडिक्टेबली का मतलब जो कि ऑलरेडी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, एस्टिमेट कर रहे हो। प्रोजेक्टेड का मतलब अगेन एस्टिमेटेड एंड प्रोजेक्टेड ही होता है, पहले से प्रोजेक्ट करके चल रहे हैं कि आगे आने वाले 6 महीने में हमारी इतना पैसा खर्च होगा और इतना हमें बच्चे की एजुकेशन के लिए बचाकर रखना चाहिए, सेविंग करनी चाहिए। ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन हो गया, भाई इतना खर्च होगा तो इतना मुझे बचाना चाहिए, ये प्रोजेक्शन हो गया। कॉशियसली का मतलब बहुत सावधानी पूर्वक, धीमे धीमे सावधानी बरतते हुए। ठीक। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, रैपिडली, बहुत फास्ट, बिना सोचे समझे, प्रॉम्प्टली, क्विकली। ठीक है। This change is intended to reward productive and efficient state
और इसलिए ये जो बदलाव आया है वो प्रोडक्टिव और एफिशिएंट स्टेट्स को पुरस्कृत करेगा एंड रिप्रेजेंट्स अ मॉडेस्ट बट मीनिंगफुल अटेम्प्ट टू लिंक गवर्नेंस आउटकम्स विद फिस्कल ट्रांसफर्स। और ये प्रस्तुत करेगा एक मॉडेस्ट यानी कि सोबर, मॉडरेट, फेयर लेकिन मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण प्रयास किया गया कि गवर्नमेंट्स कैसी थी, किसी स्टेट ने किस तरीके से अपने स्टेट में सरकार ने कैसे प्रदर्शन किया, उसके क्या नतीजे रहे और उस पर आधारित फिस्कल ट्रांसफर्स को। तो बेसिकली देखो ये क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर, सिर्फ ये कहने का मतलब है कि किसी स्टेट ने अपने या किसी गवर्नमेंट ने अपने स्टेट में कैसा परफॉर्म किया, उसके बेसिस पर ही उसे सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, फंड मिलेगा। सिंपल, इन्होंने लिंक कर दिया, क्या कर दिया, गवर्नेंस को, गवर्नेंस के आउटकम को और फिस्कल ट्रांसफर्स को। फिस्कल का मतलब फाइनेंशियल होता है, मैं कई बार बता चुकी हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो ट्रांसफर होगा स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में वो डिपेंड करेगा कि स्टेट गवर्नमेंट ने अपने स्टेट में कितना अच्छा काम किया है, उसके नतीजे क्या रहे हैं। However, the resulting gains are deliberately restrained. हालांकि जो गेन्स, जो फायदे हैं, उनको जानबूझकर रोका गया है। ठीक है, जानबूझकर रोका गया, डेलिबरेटली, जानबूझकर। द FC16 मेक्स इट क्लियर, जो फाइनेंस कमीशन 16 है वो साफ साफ कर देता है दैट एनी रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन मस्ट बी अंडरटेकन ग्रेजुअली, कि किसी भी तरीके की हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन में रिस्ट्रक्चरिंग या उसमें छेड़खानी अगर की जा रही है तो उसे बहुत धीमे धीमे सावधानी के साथ करना पड़ेगा, टू अवॉइड एब्रप्ट रीडिस्ट्रीब्यूटिव शॉक्स टू स्टेट्स, ताकि बहुत सडन झटका स्टेट्स को रीडिस्ट्रीब्यूशन के होने से ना लगे, दैट आर मोर डिपेंडेंट ऑन ट्रांसफर। उन स्टेट्स की बात की जा रही है जो कि ट्रांसफर्स पर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से दिए गए फंड्स पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है, सोबर, ठीक है, मॉडरेट, फेयर, बोलते हैं ना शी इज वेरी मॉडेस्ट, यानी कि शी इज वेरी सोबर, है ना। और डेलिबरेटली का मतलब जानबूझकर करना होता है, इंटेंशनली, पर्पसली। रेस्ट्रेंट, रेस्ट्रेंट कहाँ यूज हुआ है, रेस्ट्रेंट, फायदों को जानबूझकर रोका गया है, रोका गया है, स्टॉप्ड, होल्ड बैक, कंस्ट्रेन किया गया है। और एब्रप्ट का मतलब होता है सडन, जानबूझकर बहुत जल्दी कर दिया गया है। Accordingly, the weight accorded to demographic performance has been reduced. और इसी के अनुसार जो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस पर स्टेट का प्रदर्शन था उसके वेट को कम कर दिया गया है, reflecting the view that penalizing population growth is no longer appropriate at a time when India is close to the peak of its demographic dividends, जो कि इस व्यू को दर्शाता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ को पीनलाइज करना, दंडित करना उस समय उपयुक्त नहीं है या अब और ज़्यादा समय तक उपयुक्त नहीं है, खास तौर पर तब जब इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड के चरम सीमा पर पहुंच गई है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या होता है बच्चों, हमारी डेमोग्राफी से हमें फायदे मिलने शुरू हो गए। डिविडेंड का मतलब होता है शेयर एंड प्रॉफिट, है ना, और डेमोग्राफिक का मतलब हो गया है, होता है हमारी पॉपुलेशन के जो फीचर्स हैं उन पर आधारित हमें फायदे मिलने शुरू हो गए हैं। तो इसका इम्प्लिसिट मीनिंग है कि इन आवर कंट्री मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन और मेजर पॉपुलेशन लाइज इन द वर्किंग एज कैटेगरी और ग्रुप। तो हमारे कंट्री में जो पॉपुलेशन है ना उसका बड़ा भाग 20 से 50 साल के एज ब्रैकेट में लाई करता है। इसी का यहाँ पर मतलब यही है कि चूंकि हमारी जो जनता है उसमें से आबादी ज़्यादा उन लोगों की है जो कि कमाने वाले एज ब्रैकेट में है, तो चूंकि हमारे यहाँ फ़ायदा है इस चीज़ का, हमें उसका फ़ायदा मिलना शुरू हो गया, तो इस समय पर हमें उन स्टेट्स को पीनलाइज या दंडित नहीं करना चाहिए जिनमें आपने कहा था कि पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से उन्हें पीनलाइज किया जाएगा, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें पीनलाइज किया जाएगा। ठीक है, कन्वर्सली, कन्वर्सली का मतलब क्या होता है, ऑपोजिटली, ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंगली, द वेट फॉर पॉपुलेशन साइज हैज बीन मॉडेस्टली इंक्रीज्ड, और इसलिए पॉपुलेशन साइज
को जो वेट दिया गया था, जो इम्पोर्टेंस दी गई थी, उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। ठीक, the net effect is that industrialized states such as Tamil Nadu and Maharashtra see only incremental improvements in their interstate shares. और जो इसका नेट इफेक्ट आया है वो ये है कि जो स्टेट्स तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स थे, उनको अब इंक्रीमेंटल यानी थोड़ा सा फायदा इंटर स्टेट शेयर्स में मिलना शुरू हुआ है। ठीक है, सेंटर से जो फंड मिलता है उसमें इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स यानी तमिलनाडु और महाराष्ट्र को थोड़ा ज़्यादा फायदा मिलना शुरू हुआ है, क्योंकि शुरुआत में क्या बोला था कि किसी स्टेट की जीडीपी में जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा उससे सेंटर से उतना ही ज़्यादा फंड मिलेगा। और ये दोनों क्या है, इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स हैं, तो इनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होने के चांसेस हैं। चीज़ लिंक हो गई, समझ आ गई। तो देखो बेसिकली हमें आरसी करते समय क्या समझना था, टोन और एटीट्यूड ऑफ द ऑथर, और अभी तक ये पूरा इंफॉर्मेटरी है, कोई टोन निकल के नहीं आया है। ठीक है, सब्जेक्ट की अगर बात करें तो क्या समझ में आ रहा है, फाइनेंस कमीशन 16 की रिकमेंडेशंस अभी तक हम जितना भी पढ़ चुके हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस कमीशन 16 की रिकमेंडेशन ही सब्जेक्ट है, समझ में आ चुका है हमें। क्लियर है, अभी ऑथर का व्यू पॉइंट और टोन क्लियर नहीं हुई है, अभी सिर्फ वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि क्या क्या रिकमेंडेशन सामने आई हैं। दिस कॉशन इज अंडरस्टैंडेबल, ये सावधानी या सतर्कता समझने लायक है, बट ऑल्सो अंडरस्कोर्स द लिमिट ऑफ द कमीशंस एम्बिशन, लेकिन एट द सेम टाइम ये अंडरस्कोर करती है, एम्फेसाइज करती है कि जो फाइनेंस कमीशन के एम्बिशन थी, महत्वाकांक्षा थी, उसको किस तरीके से उसने लिमिट्स उसकी क्या हैं, उसको भी ये एम्फेसाइज कर रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझने लायक है, लेकिन साथ ही साथ फाइनेंस कमीशन के जो महत्वाकांक्षा थी उसकी लिमिट्स क्या हैं, उसकी बाउंड्रीज क्या हैं, उसको भी ये रिकमेंडेशंस एम्फेसाइज करती हैं। अ स्ट्रॉन्गर सिग्नल कुड हैव बीन सेंट थ्रू अ स्टैगर्ड इंक्रीज इन वर्टिकल डिवोल्यूशन, लेकिन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मजबूत संकेत भेजा जा सकता था, कुड हैव बीन सेंट भेजा जा सकता था, यानी कि अनरियल पास्ट, समथिंग हैज ऑलरेडी हैपेंड, अनरियल पास्ट कंडीशनल सेंटेंस याद करो, समथिंग हैज ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है, थ्रू अ स्टैगर्ड इंक्रीज, अगर स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर दिया जाता, वर्टिकल डेवोल्यूशन, वर्टिकल डेवोल्यूशन मतलब शेयर ऑफ द स्टेट्स इन सेंट्रल रेवेन्यू, थोड़ा सा अगर धीमे धीमे बढ़ा दिया जाता, फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के बतौर, बाय प्रोमिसिंग टू रेज द स्टेट शेयर टू 45% बाय 2031, अगर सेंटर ने ये प्रॉमिस किया होता, कमिटमेंट दे दिया होता कि 2031 तक हम इस शेयर को 41% से बढ़ाकर 45% कर देंगे। समझ में आ गया? तो ये कहने का मतलब है ज़्यादा प्रोत्साहन, मोटिवेशन स्टेट्स को मिल जाता अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये कमिटमेंट कर देती स्टेट्स को कि ठीक है, हम 2031 के ख़त्म होने से पहले आपके शेयर को बढ़ाकर 45% कर देंगे, धीमे धीमे बढ़ाएंगे। ठीक है, एक्सपेंडिंग डिस्क्रिशनरी फिस्कल स्पेस वाइल प्रिजर्विंग स्टेबिलिटी, तो क्या होता कि एक तरफ तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी डिस्क्रिशनरी फिस्कल स्पेस को बढ़ा पाती, यानी कि अपनी सूझबूझ के आधार पर फंड को रिलीज करना है, वो स्पेस बढ़ जाता। ठीक है, और साथ ही साथ वो अपनी स्टेबिलिटी को भी प्रिजर्व मेंटेन कर पाती। प्रिजर्व करना यानी मेंटेन करना, बना के रख पाना लंबे समय तक, उसी कंडीशन में जिस कंडीशन में कोई चीज होती है। ठीक है, खाने को क्या करते हैं, डीप फ्रीजर में रख के प्रिजर्व करते हैं, यानी कि उसकी क्वालिटी को खराब नहीं होने देते। लेकिन कंजर्व का मतलब क्या होता है, किसी चीज के खत्म होने को रोकना, संरक्षित करना, जिससे कि वो चीज एक्सटिंक्ट ना हो जाए। ठीक है, कंजर्व और प्रिजर्व में डिफरेंस समझ में आ गया? जो प्रिजर्व है बेसिकली दैट इज रिलेटेड टू क्वालिटी, खाने को प्रिजर्व किया जाता है ताकि उसकी क्वालिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खराब ना हो। और कंजर्व उन लोगों को या उन चीज़ों को किया जाता है जो आगे आने वाले समय में एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। ठीक है, तो उनको बचाने के लिए, उनके डिटेरियोरेशन को बचाने के लिए कंजर्व करते हैं, संरक्षित करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी डिस्क्रिशनरी फिस्कल स्पेस को बढ़ा लेती
ठीक है, साथ साथ अपने स्टेबिलिटी को भी मेंटेन कर लेती अगर वो प्रॉमिस कर देती स्टेट्स को कि वो जो डिवोल्यूशन ऑफ फंड है उसको 41% से बढ़ाकर 45% कर लेगी। The FC16 flags the shrinking of the effective divisible pool due to cesses and surcharges। तो ये कह रही है कि जो फाइनेंस कमीशन 16 है वो फ्लैग कर रहा है, यानी पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है, गो अहेड दे रहा है। किसको दे रहा है कि जो डिविजिबल पूल था, यानी सरकार को जो 100 रुपए की जो इनकम होनी थी उसमें से 59-41 का जो रेशियो था वो सेसेस और सरचार्जेस के खत्म होने की वजह से और ज्यादा श्रिंक हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। श्रिंकिंग का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना, यानी कि और ज्यादा छोटा हो जाना, ठीक है, रिड्यूस हो जाना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाना। दिस इज RE। तो सेसेस क्या होता है? एडिशनल टैक्सेस जो कि गवर्नमेंट लगाती है जब उसको उसके एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज़्यादा होने लगते हैं ना, तो उस गैप को फिल करने के लिए, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू को बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट एक्स्ट्रा टैक्स लगा देती है, उसी को सेस बोला जाता है। और टैक्स के ऊपर जब टैक्स लगा दिए जाते हैं तो उसे सरचार्जेस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि साफ तौर पे जो फाइनेंस कमीशन 16 है उसने स्टेट गवर्नमेंट के जो पूल है वो जो डेफिनेटली कम हुआ है, नॉट स्टेट गवर्नमेंट का, बल्कि यहाँ पर बात हो रही है कि गवर्नमेंट का जो पूल है, डिविजिबल पूल है, वो डेफिनेटली कम हुआ है क्योंकि सेसेस और सरचार्जेस को खत्म कर दिया गया। बट स्टॉप्स शॉर्ट ऑफ करेक्टिंग दिस। लेकिन फाइनेंस कमीशन ऐसा लगता है कि इस प्रॉब्लम को फिक्स नहीं करना चाहती, करेक्ट नहीं करना चाहती, इस सिचुएशन को इम्प्रूव नहीं करना चाहती। दिस बाय रिकमेंडिंग देयर इंक्लूजन इन द पूल। बाय रिकमेंडिंग, ये रेकमेंड करके सुझाव देके कि उन्हें दोबारा से इस पूल में शामिल कर लो, मतलब सेसेस और सरचार्जेस को आप लगा सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया है लेकिन इन्हें दोबारा लगाया जा सकता है। टू बी श्योर, टोटल ट्रांसफर्स टू स्टेट्स आर बजटेड टू राइज बाय 12.2% बिटवीन 2025-26, ये रिवाइज्ड एस्टीमेट है, एंड 2026-27 ये बजटेड एस्टीमेट्स हैं। तो देखो ये तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, मतलब आप बिल्कुल श्योर हो सकते हो कि टोटल ट्रांसफर टू स्टेट्स, कि स्टेट्स को जो टोटल ट्रांसफर किया जाएगा, जो कि बजट में हम मान के चले हैं या बजट में जो कहा गया है, वो 2025-26 के रिवाइज एस्टीमेट और 2026-27 के बजट एस्टीमेट में से 12.2% ज़्यादा है, ये बढ़ जाएगा। सो रिवाइज एस्टीमेट और बजट एस्टीमेट क्या है? देखो भाई सिंपल सी बात है, 2026 में गवर्नमेंट ने ये देखो, ये फाइनेंशियल ईयर का जो बजट आया 2026 का आया है ना, 1 फरवरी को। तो इसमें बजट में ये कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट 41% स्टेट्स को देगी, ये तो बजटेड एस्टीमेट था। लेकिन टाइम बीतने के साथ मान लीजिए अप्रैल 2026 में गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ कि किसी स्टेट में हमें फंड बढ़ाना है या किसी में हमें कम करना है, तो ओवरऑल जो चेंजेस आएंगे उसे क्या बोलेंगे? रिवाइज्ड एस्टीमेट। अब इसे रिवाइज कर दिया गया, 42% कर दिया गया। समझ आ गया? तो देखो, तो साफ तौर पर ये श्योर है, निश्चित है, तो टोटल ट्रांसफर जो स्टेट्स के बजट में मान के चले गए हैं वो 12.2% बढ़ जाएंगे। बट 1.2 लाख करोड़ और अबाउट 42% ऑफ दिस इंक्रीज, तो ये कह रहे हैं कि इस इंक्रीज का लगभग 42%, जो कि कितने करोड़ बताया है? 1.2 लाख करोड़ है, इस फ्रॉम रेवेन्यू ट्रांसफर्स अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। वो रेवेन्यू ट्रांसफर के जरिए होगा और किसके तहत होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनके तहत होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर स्कीम के तहत हो रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट की डिस्क्रिशन खत्म, कि उस पैसे को कहीं और वो यूज नहीं कर पाएगी। तो ये जो फंड बढ़ जरूर रहा है, लेकिन उस पैसे को स्टेट को कहाँ यूज करना है? स्ट्रिक्टली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए। रीइंफोर्सिंग अ गवर्नेंस मॉडल इन विच स्टेट्स एक्ट एज इम्प्लीमेंटर्स ऑफ प्रायोरिटीज सेट इन न्यू दिल्ली। तो रीइंफोर्सिंग का मतलब होता है और ज्यादा मजबूत कर देना, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, एक मोची होता है ना, वो जूते में क्या करता है? जूते को रीइंफोर्स करता है, उसमें क्या लगा के? उसमें कील ठोक देगा, उसमें एक्स्ट्रा लेदर लगा देगा। तो किसी एडिशनल चीज को लगाकर किसी चीज को और ज्यादा मजबूत कर देना क्या कहलाता है? रीइंफोर्स करना कहलाता है। तो ये उस मॉडल को रीइंफोर्स करती हैं जिसमें स्टेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज को इम्प्लीमेंट करने का काम करती हैं। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पैसा
कहा है जहां पर लगना है वहीं पर वो लगा सकती हैं. दोज आर ओनली द इम्प्लीमेंटर्स एंड दे कैन नॉट सेट प्रायोरिटीज ऑफ देयर ओन स्टेट्स. अपने स्टेट को ध्यान में रखकर नहीं कर सकती. द FC16 recommendations recognize the stresses in state finances. अब ये कह रहा है कि फाइनेंस कमीशन जो है ना, उसकी सुझावों से ये तो वो समझ में आ रहा है कि वो रिकॉग्नाइज कर रहा है कि स्टेट्स को फाइनेंसिस के मैटर्स में कुछ समस्याएं हैं, कुछ दिक्कतें हैं, स्ट्रेसेस हैं, है ना. स्ट्रेसेस हैं, दिक्कतें हैं. देखो यहाँ पर दो मीनिंग होते हैं. स्ट्रेस का मतलब होता है किसी चीज को एम्फेसाइज करना, ठीक है, ये आपका वर्ब हो जाएगा, किसी चीज को एम्फेसाइज करना. लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्ट्रेसेस का मतलब है प्रॉब्लम्स, दिक्कतें, ठीक है. तो ये रिकॉग्नाइज तो कर रहा है कि स्टेट के फाइनेंसेस में दिक्कतें हैं, बट डू नॉट पुश फॉर द स्ट्रक्चरल चेंज. लेकिन ये सेंटर और स्टेट के बीच में होने वाले रेवेन्यू शेयरिंग के बीच में किसी भी तरीके के ढांचागत परिवर्तन को पुश नहीं कर रहा है, रेकमेंड नहीं कर रहा है, धक्का नहीं मार रहा है. नीडेड टू रेस्टोर द बैलेंस इन फिस्कल फेडरलिज्म, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है. रेस्टोर मतलब बैलेंस को बनाए रखने के लिए इन फिस्कल फेडरलिज्म. फिस्कल का मतलब फाइनेंशियल होता है और फेडरलिज्म का मतलब होता है सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशंस होते हैं उसे बोला जाता है फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ आवर गवर्नमेंट. तो ये कह रहे हैं कि अगर फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन दे देता कि आप थोड़ा सा स्टेट गवर्नमेंट का जो फंड है उसको बढ़ा दीजिए, तो क्या हो जाता, फिस्कल फेडरलिज्म में बैलेंस आ जाता. ठीक है, आगे चलें. देखो क्वेश्चन है, स्क्रीन को पॉज करेंगे, जब आप आंसर्स वर्कआउट कर लेंगे उसके बाद आप चेक कर लेंगे वीडियो को रोक के. और यही आप आरसी के साथ भी कर सकते हैं. हर पेज पे स्क्रीन को पॉज करिए, मीनिंग समझिए, जो समझ नहीं आता है वीडियो को स्टार्ट करके दोबारा उसका मीनिंग समझ लीजिए, ठीक है. और अपनी परफॉर्मेंस को लगातार मॉनिटर करते रहिए भाई. बहुत आजकल तेजी से आपको अपने परफॉर्मेंस को मेजर करना जरूरी है कि भाई 5 से 6 पर पहुंचे, 6 से 7 पर पहुंचे कि नहीं पहुंचे. अगर नहीं पहुंच रहे तो आपको अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करने की जरूरत है, राइट. सो व्हाट डज द पैसेज प्राइमरीली डिस्कसेस, व्हाट डज द पैसेज प्राइमरीली डिस्कस, क्या डिस्कस करता है पैसेज. अभी हमने क्या पढ़ा था, 16th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस को पढ़ा है. आगे ज़्यादा जाने की जरूरत ही नहीं है. जीएसटी को कभी भी अबॉलिश करने की बात कोई कर ही नहीं सकता. उसके फिर सब्सटीट्यूशन में कोई दूसरा टैक्स आ जाएगा, जैसे जीएसटी दूसरे टैक्सेस के सब्सटीट्यूशन में आया था, ठीक है. प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडस्ट्रियल स्टेट्स ओनली, यहाँ पर ये बात ही नहीं की गई. यहाँ पर कहा गया है कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र ये दोनों ही इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, और अगर आप कॉम्पिटेंस को इंसेंटिव से लिंक कर दोगे तो इन दोनों स्टेट्स को थोड़ा थोड़ा फायदा ज़्यादा मिलने लगेगा, ठीक है. द रोल ऑफ आरबीआई, nowhere RBI is mentioned. Population control policies, nowhere mentioned. पहले पॉपुलेशन डेमोग्राफी के बेस पर पेनल्टी लगती थी स्टेट्स के ऊपर. सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या मानना था कि भैया सब्सिडी ज़्यादा जाएंगी, यहाँ पर खर्चा ज़्यादा होगा. लेकिन अब क्या होगा, अब उन्होंने मान लिया है कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन यानी कि उतनी ही ज़्यादा कमाने वाले लोग, यानी स्टेट्स की जीडीपी में वो लोग कंट्रीब्यूट कर रही है पॉपुलेशन. और जब कंट्रीब्यूट कर रही है तो उन्हें पीनलाइज स्टेट्स को क्यों करना है भाई. क्लियर हुआ. वाई हैव, सो क्लियर कट आंसर इज बी. वाई हैव स्टेट्स इंक्रीजिंगली रिजॉर्टेड टू मार्केट बोरोइंग्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज. क्लियर कट बताया कि स्टेट्स का जो एक्सपेंडिचर है वो उनकी इनकम से ज़्यादा हो गया है, तो एक्सपेंडिचर और इनकम को बैलेंस करने के लिए वो मार्केट से पैसा उधार ले रहे हैं. तो ग्रोइंग मिसमैच बिटवीन एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड शॉर्ट रेवेन्यूज, मैं बता चुकी हूँ कि हर सरकार की कुछ जिम्मेदारियां हैं, उन पर वो खर्चा करती है, और इनकम्स जो कि फिक्स्ड हैं, श्योर शॉर्ट हैं, उन्हें पता है कि 100% इस जगह से इनकम आएगी ही आएगी. उन दोनों के बीच में मिसमैच जो है उसको पूरा करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को उधार लेना पड़ता है. क्वेश्चन 3, द चेंज फ्रॉम टैक्स एफर्ट टू कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी मेनली एम्स एट. इसका क्या फायदा हुआ कि उन्होंने बोला कि तुमने कितना प्रयास किया टैक्स को इकट्ठा करने में, उसको नहीं देखेंगे हम. किसको देखेंगे, तुम्हारा जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन था इसको देखेंगे. इसका मुख्य मकसद क्या है, पूरा स्टेट को पीनलाइज करना, कहीं नहीं लिखा है. रिड्यूस इंटरस्टेट ट्रांसफर, इंटरस्टेट को ट्रांसफर करना, ये भी कहीं नहीं लिखा है. रिवॉर्ड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट स्टेट्स, एग्जैक्ट यही है. कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, जो एफिशिएंट स्टेट्स है
उनको अब ज्यादा पैसा मिलेगा सेंटर की तरफ से. Why did the Finance Commission prefer a gradual restructuring of horizontal devolution? Clear cut Finance Commission ने बोला है कि धीमे धीमे हम horizontal devolution स्टेट्स को मिलने वाले पैसे को धीमे धीमे बढ़ाएंगे. क्यों? To avoid abrupt redistribution shocks to state. यही था कि अचानक से abrupt sudden redistribution को अगर आप करोगे तो स्टेट्स को शॉक लगेगा, धक्का लगेगा. ठीक. Which of the following best explains the reduction in weight given to demographic performance? Demographic performance को मिलने को मेजर करने वाले जो, या बोलना चाहिए डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को जो वेट दिया गया था, जो वैल्यू दी गई थी, उसकी रिडक्शन को कौन सी चीज एक्सप्लेन करती है? इंडियाज डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन डिक्लाइन हो ही नहीं रही है, बल्कि वो बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन अपने पीक पर पहुंच चुकी है जहां सबसे ज्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंड मिल रहे हैं इंडिया को, है ना. तो यही है सी, डायरेक्ट आंसर है. क्लियर. व्हाट इज द नेट इंपैक्ट ऑफ द कमीशंस रिकमेंडेशन? नेट इंपैक्ट क्या है? ठीक है, नेट इंपैक्ट क्या है? मैथ्स में आप लोग पढ़ते होगे ना, नेट प्रॉफिट क्या था. तो क्या करते हो, कॉस्ट में जितने भी ओवरहेड चार्जेस होते हैं उनको प्लस करते हो, उसके बाद सेल प्राइस से माइनस करते हो, तब नेट निकलता है ना. तो यहाँ पर भी यही बोला है, नेट इंपैक्ट क्या है कमीशन की रिकमेंडेशन का ऑन इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स लाइक तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र. ठीक है. सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द टैक्स शेयर, ये है. शार्प डिक्लाइन इन ट्रांसफर्स, उल्टा हो गया. नो चेंज इन द पोजीशन, नो चेंज नहीं, चेंज है. ओनली इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट विल हैपन. ठीक है. आप जीडीपी में जितना कंट्रीब्यूट करेंगे उसका थोड़ा फायदा आपको जरूर मिलेगा, बढ़कर मिलेगा. What concern does the passage raise about the increase in total transfers to state? क्या कंसर्न, क्या चिंता जता रहा है ये पैसेज? टोटल ट्रांसफर्स जो स्टेट को किए जाएंगे, ट्रांसफर्स आर डिक्लाइनिंग इन एब्सोल्यूट टर्म्स. देखो यहाँ पर एब्सोल्यूट, एक्सपोनेंशियल, ये मैथमेटिकल और इकोनॉमिक टर्म्स की बात नहीं की है. मोस्ट ऑफ द इंक्रीज कम्स थ्रू रेवेन्यू ट्रांसफर अंडर, ये एग्जैक्ट यही बात की है कि जो पैसा अगर बढ़ाकर दे भी रही है 12%, ये कह रहा है कि टोटल जो डिवोल्यूशन ऑफ फंड है उसमें 12% स्टेट का शेयर बढ़ा रही है. वो पैसा भी दिल्ली में बैठी हुई गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि स्टेट कहाँ पर खर्च करें, है ना. और प्रायोरिटीज कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली में बैठी हुई गवर्नमेंट डिसाइड करेगी. आंसर इज बी. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द ऑथर्स ओवरऑल टोन इन द पैसेज? क्या रिफ्लेक्ट करता है? हाईली अप्रिशिएटिव नहीं, हाईली अप्रिशिएटिव नहीं है. यही सेंटेंस दिल्ली में बैठी हुई सरकार तय करेगी प्रायोरिटीज स्टेट गवर्नमेंट की क्या है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स है वहां उन्हें पैसा खर्च करना है. ठीक है. तो न्यूट्रल एंड डिस्क्रिप्टिव, अगेन न्यूट्रल नहीं है ना, क्रिटिकल है. तो क्रिटिकल बट बैलेंस्ड, क्रिटिकल है और बैलेंस्ड भी है. जो चीज अच्छी हुई है उसके लिए तारीफ करी है, जो चीज सही नहीं है उसके लिए क्रिटिसिज्म किया है. कौन सी चीज की तारीफ करी है? बिल्कुल सही किया है कि आपने पॉपुलेशन को ज़्यादा स्टेट, जिन स्टेट्स में ज़्यादा पॉपुलेशन थी पहले आप उन्हें पीनलाइज करते थे, लेकिन अब आपने उसके डेमोग्राफिक डिविडेंड्स को समझ लिया है और ज़्यादा शेयर मिलने लग गया है. दूसरा, पहले आप क्या करते थे, जो स्टेट्स ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करते थे उनको ज़्यादा पैसा देते थे, सेंटर ज़्यादा पैसा देता था. लेकिन अभी क्या किया है, जो स्टेट्स प्रोडक्टिवली और इफिशिएंटली जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगे उन्हें ज़्यादा हिस्सा मिलेगा. तो आंसर इज क्रिटिकल and balanced. So this is here and we are going to call this session off. Thank you. Kindly share more and more so that the students learn how to comprehend the passage without mugging up the vocabulary, and they also ensure their success. Thank you and have a nice day.